हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा भट्ट, योर साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, ग्रेविटेशन चैप्टर। एंड इस पार्ट में आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 13। तो देखिए, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो लैंग्वेज समझिए बच्चों कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या चेंज आएगा अगर हमने डिस्टेंस कितनी कर दी, आर हाफ कर दी। ठीक है, हमारी डिस्टेंस पहले डी थी या आर, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो हमने अब कितनी कर दी, आर बाय 2 कर दी। ठीक है, हाफ कर दी। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यही तो पढ़ा था हमने कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए, ये हमारा रिलेशन है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब क्या किया बच्चों, मैंने ये r/2 यही किया है ना मैंने। इफ डिस्टेंस r बिकम r/2 देन द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस, यही मैंने लिखा है। अब इसे सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल। ये कितना हो गया बच्चों, r²/4। अब इतनी मैथ्स तो आपको पता ही, इस 4 का क्या हुआ है, 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है ना, 4/r² आ गया। और अब देखो बच्चों, पहले जो हमारा फोर्स था ये था, ठीक है। अब हमारा फोर्स कितना हो गया, 4Gm/r²। 4 आ गया है यहाँ पे, है ना। इट मीन्स हमारा फोर्स कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से समझ में आ रहा है, इन्वर्स रिलेशन है ना। हमने रेडियस को कम किया है तो फोर्स तो हमारा बढ़ना ही बढ़ना था, ये तो हमें पहले से ही पता था। ठीक है, तो हमने रेडियस कितनी कर दी थी, r/2। उसका होल स्क्वायर कितना हो गया, r²/4। 4 चला गया ऊपर। ठीक है, तो जो प्रीवियस जो फोर्स था उसके कंपैरिजन में अब कितना हो गया, फोर्स 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, हैंस इफ द डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड टू हाफ देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स लार्जर देन द प्रीवियस वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? ठीक है भाई, कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सभी ऑब्जेक्ट्स पे इक्वल प्रोपोर्शन में लगता है, बिल्कुल लगता है। तो हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी नीचे क्यों नहीं गिरता। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन से एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, फ्री फॉल की। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन ग्राउंड विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन called acceleration due to gravity in the absence of air resistance। तो मैंने आपको बता दिया किसकी बात कर रहे हैं, ये फ्री फॉल की। क्योंकि फ्री फॉल में ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हैवी हो लाइट हो, वो साथ साथ नीचे आते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, इट इज़ कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हैंस हैवी ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉल फास्टर देन लाइट ऑब्जेक्ट। एक बार और समझ लीजिए बच्चों कि सभी ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड पे आ रहे हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, जी के केस में। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस क्या है हमारा, नहीं है प्रेजेंट, है ना। यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्री फॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्री फॉल में हम पढ़ चुके हैं कि जो फ्री फॉल है वो मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है ना। ये पढ़ा था हमने भाई। अब बताओ, कहीं स्मॉल m आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। जब मास आ ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट का, देन हैवी ऑब्जेक्ट हो लाइट ऑब्जेक्ट हो, दोनों सेम रेट से नीचे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ द अर्थ इज दिस 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज
दिस, ठीक है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। अकॉर्डिंग टू द लॉ क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? F इज इक्वल टू Gmm अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए, आप वैल्यू पुट कीजिए। मास ऑफ द अर्थ गिवन है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है 1 किलोग्राम, यूनिवर्सल कांस्टेंट हमको पता है और गिवन है ना। इसकी वैल्यू तो हमें याद ही रखनी है। और क्या गिवन है बच्चों? और गिवन है रेडियस ऑफ द अर्थ आर, ठीक है। डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ये वैल्यू हमको गिवन है। बस अब क्या करना है? अब तो सारी वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूला में। ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने कहा था ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ये जी की वैल्यू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर एंड वी गेट 9.8 न्यूटन। तो हमारा फोर्स कितना आ गया? 9.8 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ? वाई? ये आ गया हमारा पहला एक क्वेश्चन जो हम समझ चुके हैं, बट अभी आपको याद नहीं होगा तो समझिए बच्चों कि जो अर्थ है और मून है दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पढ़ा था हमने, याद कर लो, है ना। न्यूटन ने यही तो बताया था भाई कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विद सेम फोर्स, ठीक है। तो दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यही वो पूछ रहे हैं कि क्या ये फोर्स सेम है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद एन इक्वल फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। मीन्स अर्थ जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है मून पे एंड मून जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है अर्थ पे, दोनों ही इक्वल हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? ये भी हमने पहले देखा था, है ना, कि भाई अगर मून भी अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को और अब आप कह रहे हो कि फोर्स भी इक्वल है, बिल्कुल, तो फिर अर्थ क्यों नहीं मूव कर रही है? तो देखिए बच्चों, द अर्थ एंड मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर, हाउएवर द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून, ठीक है। अर्थ का मास क्या है? ज़्यादा है और मून का मास कम है, ये भी हमें पता है। फिर क्या हुआ बच्चों? एक लॉ आपने पढ़ा था, F इज इक्वल टू ma, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। अर्थ का जब मास ज़्यादा है और फोर्स दोनों इक्वल लगा रहे हैं, कौन? फोर्स अर्थ इज इक्वल टू फोर्स मून, ठीक है। दोनों का फोर्स इक्वल है, अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। हेंस इट एक्सेलरेट एट अ रेट लेसर देन द एक्सेलरेशन रेट ऑफ द मून टुवर्ड्स द अर्थ, है ना। ये हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू ma। अब फोर्स दोनों सेम लगा रहे हैं, है ना, लेकिन दोनों का जो मास है वो डिफरेंट है, तो उनका एक्सेलरेशन भी डिफरेंट है, ठीक है। तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो कम है, मून का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ठीक है। फॉर दिस रीजन द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, ठीक है। तो वही बात है, क्या है यहाँ पे, जो अर्थ का मास है उसकी वजह से अर्थ नहीं रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, ठीक है। इन केस में हमको फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। ये हमारा लॉ और ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये फॉर्मूला हमने निकाला था, ठीक है। F इज इक्वल टू Gmm अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया फर्स्ट क्वेश्चन में, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, ठीक है,
F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास हम डबल कर देते हैं, 2m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 यहाँ आ गया, तो क्या हुआ बच्चों, ये तो सेम ही है, बस आगे क्या लगा दिया हमने 2, यानी कि कितना हो गया अब 2F। इट मीन्स हमारा फोर्स कैसा हो गया बच्चों, डबल्ड हो गया। ठीक है, क्योंकि वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक ऑब्जेक्ट का मास हमने डबल कर दिया है, तो फोर्स भी हमारा कितना हो गया, डबल्ड हो गया। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses of the object. If the mass of one object is doubled, then the gravitational force will also get doubled. Next देखिए बच्चों, the distance between the object is doubled and tripled. ठीक है, अब हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया है, डबल। पहले हम डबल की बात करते हैं। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला हमारा, ठीक है, हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल। पहले r है, अब कितनी कर दी, 2r। स्क्वायर। ओके, तो क्या आ गया बच्चों, अपॉन में 4r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा F इज इक्वल टू F/4 हो गया, है ना। नीचे क्या आ गया, 4। और वैसे भी देख लो, डिस्टेंस है, इन्वर्स रिलेशन है। अब अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोर्स तो कम ही होना है। F is inversely proportional to the square of the distances between the objects. If the distance is doubled, then the gravitational force becomes 1/4 of its original value. पहले कितना था, F था, और बाद में कितना हो गया, F/4 हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या किया, R को कितना कर दिया, 3R। ठीक है, तो वही फॉर्मूला, अब वैल्यू क्या रख रही हूँ मैं, 3R का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या आ गया, 9R स्क्वायर। तो अब अपॉन में क्या आ गया बच्चों, 9। तो हमारा फोर्स कितना हो गया, F/9, मतलब 1/9 हो गया। इफ द डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, अब कितना कम हो गया, 1/9 ही रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। थर्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब क्या किया हमने, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का मास डबल कर दिया। आइए देखिए, G ये मैंने कर दिया 2m, और ये भी कर दिया 2m अपॉन R स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो गया बच्चों, 4GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों देख लो, ये 4F 4 टाइम्स हो गया। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक ही ऑब्जेक्ट का मास डबल किया था, तो हमारा फोर्स डबल हो गया था। अब हमने दोनों के ही डबल कर दिए, तो सिंपल है, हमारा फोर्स कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। F is directly proportional to the product of masses of the object. If the masses of both the objects are doubled, then gravitational force becomes 4 times the original value. हमारा फोर्स इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। बताया था मैंने आपको कि बहुत सारे ऐसे नेचर में फिनोमिना हैं जिनको हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करता है। द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये वो फोर्स है जो हमको अर्थ से बाइंड करके रखता है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये भी हमने समझा था। ठीक है, एंड द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। भाई हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, है ना, विच इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, तो वो क्यों रिवॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स।
जो सन उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आ गया यही। एंड लास्ट, द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। जो टाइड्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? वो भी अट्रैक्शन फोर्स किसका? जो मून अप्लाई कर रहा है, सन अप्लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कितना होता है, क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, वही फ्री फॉल होता है। ठीक है ना, स्मॉल g। ठीक है, देन दे आर सेड टू बी इन फ्री फॉल। Acceleration of free fall is 9.8 meter per second square, which is constant for all objects, irrespective of their masses. ये जो g है इसका वैल्यू हमने कितना निकाला था बच्चों? 9.8, और ये मास से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, What do we call the gravitational force between the earth and an object? अर्थ और एक ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसे आप और क्या कह सकते हो? याद करो बच्चों, वेट, है ना। हमारा वेट क्या होता है? जो अर्थ हम पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वही हमारा वेट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन। Amit buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friends. अमित है, उसके एक फ्रेंड ने उसको कहा कि पोल्स पर कुछ गोल्ड परचेज कर लो, बॉट कर लो, तो उसने कर लिया। He hands over the same when he meets him at the equator. जब वो इक्वेटर पे अपने फ्रेंड से मिला तो उसने वही गोल्ड उसको दे दिया। ठीक है, Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? ठीक है, अब जो फ्रेंड था, है ना, वो उस गोल्ड के वेट से एग्री किया उसने या नहीं किया इक्वेटर पे, और नहीं किया तो वाई, क्यों नहीं किया? तो देखिए बच्चों, हिंट दिया हुआ है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। ये हम पढ़ भी चुके हैं, हमें याद भी होना चाहिए, है ना। जी पोल्स इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर। अब भाई जी ज़्यादा है पोल्स पे, उससे क्या फ़र्क पड़ गया? देखो भाई, हमने पढ़ा था W इज इक्वल्स टू एम जी। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज गिवन बाय W इज इक्वल्स टू एम जी। यही पढ़ा था ना हमने। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही हमारा वेट होता है। फॉर्मूला हमारा एम जी। अब भाई एम तो कांस्टेंट है, जितना गोल्ड है, जितना मैटर है वो तो सेम है, लेकिन जब उसका वेट किया तो वहाँ पे क्या किया हमने? एम इंटू जी किया। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जो पोल्स पर जी है वो क्या है? ज़्यादा आता है। ठीक है, ये देखिए, ये मास ऑफ द बॉडी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स, अभी हमने बात की, देन एट द इक्वेटर। देयरफॉर गोल्ड एट द इक्वेटर वेज लेस देन एट द पोल्स। भाई जी की वैल्यू पोल्स पे क्या है? ज़्यादा है, तो वेट भी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, है ना। और इक्वेटर पे वेट क्या हो गया बच्चों? कम हो गया, क्योंकि जी की वैल्यू कम है। तो भाई अब क्या हुआ? अब अगर वेट करेगा तो क्या वो फ्रेंड एग्री करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। हैंस अमित्स फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट, है ना। वो कहेगा नहीं, इसका वेट तो कम है और तुम वेट ज़्यादा बता रहे हो, तो वो एग्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस जी इज ग्रेटर एट पोल्स। ठीक है, पोल्स पर इस जी की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका वेट भी ज़्यादा आ रहा है पोल्स पे। दैट्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। ठीक है, ये आप करके देखना। एक पेपर की शीट लेना, उसे ड्रॉप कर देना, ठीक है, फिर देखना उस कितने टाइम में नीचे आ रही है। फिर क्या करना, आप उसको क्रम्पल्ड कर देना, है ना, उसको मोड़ मार के एक बॉल बना देना और फिर उसे ड्रॉप करना, तो आप देखोगे वो कम टाइम में ही नीचे आ गई। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? तो समझो बच्चों, जब पेपर था, है ना, उसका एरिया ज़्यादा था, है ना, एरिया ज़्यादा था तो उस पर लगने वाला एयर रेजिस्टेंस भी
ज़्यादा था। अब हमने उसे क्रम्पल्ड कर दिया, मोड़ मार के हमने उसके एरिया को क्या कर दिया, कम कर दिया। एरिया कम कर दिया तो उस पर जो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है वो भी कम हो गया। ठीक है, व्हेन अ शीट ऑफ पेपर इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल देन इट्स एरिया डिक्रीजेस, हैंस रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन थ्रू द एयर डिक्रीजेस एंड इट फॉल्स फास्टर देन द शीट ऑफ पेपर। ठीक है, एरिया डिक्रीज कर दिया तो एयर रेजिस्टेंस जो लग रहा था वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और एयर रेजिस्टेंस कम हो गया तो जो है वो फास्टली नीचे पहुंच जाएगा इन कंपेयर टू पेपर शीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। भाई ये तो हमने पहले ही रिलेशन देख लिया था, है ना। मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, अर्थ का 1/6 ही रह जाता है। ठीक है, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10 किलोग्राम। ठीक है, तो उसका पूछ रहा है कि वेट मून पर और अर्थ पर कितना होगा। ठीक है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। वी नो दैट, ये रिलेशन हम देख चुके हैं। अब देखिए क्या, एक और देखिए, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम अर्थ पे निकालते हैं वेट कितना है, तो निकाल लीजिए ये, क्योंकि हमको पता है जी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, मास कितना है 10 kg है, बस m इंटू जी, ये हमारा m 10 किलोग्राम और ये हमारा g, तो क्या आ गया 98 न्यूटन। कितना वेट आ गया, 98 न्यूटन अर्थ पे। ठीक है, अब मून पे निकालना है, कौन सी बड़ी बात है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। ठीक है, 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 98 एंड वी गेट 16.3 न्यूटन। ठीक है, तो मून पर कितना वेट है, देखो कितना रह गया 16.3, और अर्थ पे देखो 98 न्यूटन, है ना। दोनों ही वेट है मून पे एंड अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे 98 न्यूटन एंड मून पे 16.3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब लैंग्वेज को समझिए, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ओके भाई वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, तो हमें पता है g इज इक्वल्स टू नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये हमको क्या गिवन है बच्चों, u गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ हमने उसको ऊपर थ्रो किया था। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, द मैक्सिमम हाइट। ये देखिए, यहाँ से हमने थ्रो किया, इस हाइट पे जाके वो रुक गया क्योंकि हमारा फोर्स वहीं तक काम कर रहा था। ठीक है, तो भाई बच्चों एक बात तो ये कि यहाँ पे जाके रुक गया, इट मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और ये क्या है हमारी हाइट, जो कि हमको फाइंड आउट करनी है। और क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। वापस आने में, मतलब ऊपर जाने में जो टाइम लगा t, ठीक है, इस हाइट तक जाने में टाइम कितना लगा, स्मॉल t, तो भाई यहाँ से वापस आने में भी उतना ही टाइम लगने वाला है t। तो ये दोनों टाइम, ठीक है, टोटल टाइम हमको कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखिए हम लगा देते हैं अपनी इक्वेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। ठीक है, याद रखनी है इक्वेशंस, तो बिना इक्वेशंस के तो न्यूमेरिकल होंगे ही नहीं। तो देखिए अब मैं इस u को उठा के इधर ला सकती हूँ ना, बिल्कुल ला सकती हूँ, और यहाँ लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन। ठीक है, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, h हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0, है ना, पता है हमको। फाइनल हाइट पे जाते ही ऑब्जेक्ट रुक गया, बॉल रुक गई, तो क्या हो गया, v क्या हो गया 0, एंड u क्या है बच्चों 49 मीटर पर सेकेंड गिवन है।
इस फॉर्मूला में हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। जी जो है माइनस में आएगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन है। एच क्या हो गई हमारी हाइट, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला ये रहा। अब देखो बच्चों वी स्क्वायर क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। यू हमको गिवन है 2, जी 9.8 और एच, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों, ये तो 0 ही है, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया -49 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड 9.8 और h, यही हो गया ना। माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये h फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा बच्चों, ये वाला अपॉन में चला जाएगा। ये देख लीजिए 49 मल्टीप्लाइड बाय 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड 9.8 एंड वी गेट 122.5। तो हमारी हाइट कितनी आ गई बच्चों 122.5 मीटर। ओके, अब क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, टाइम कैलकुलेट करना है। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाइट। टी क्या है हमारा, टाइम है इस हाइट तक पहुंचने में जो लग रहा है, ठीक है। अब लगाओ इक्वेशन, ठीक है। v क्या है हमारा 0, u क्या है 49, ये हमारा g और ये t। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, टाइम, ठीक है। 9.8 t इधर ले आओ, प्लस का हो गया, t इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 9.8 इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है। तो इस हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगा। बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, क्या था, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लग रहा है। देयरफॉर टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न t इज इक्वल टू 5 + 5 10 सेकेंड। टोटल टाइम नीचे तक आने में पूछ रहा है वो, है ना। तो कितना हो गया बच्चों 10 सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 13। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।